क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। अगर इसकी हम थोड़ी सी प्री डिस्कशन करें तो हम स्पेशली इंडियन सोसाइटी में देखते हैं, आए दिन देखते रहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन। मतलब किसी के खिलाफ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, किसी को अपर कास्ट लोअर कास्ट मान रहे हैं, चाइल्ड लेबर, ये सारी क्या है सोशल रियलिटीज़ है जो हम देखते हैं, अपने आसपास विटनेस करते हैं। कहानियाँ नहीं है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास आए दिन देखते रहते हैं। तो सोशल इनइक्वालिटी जो है हमारे आसपास का एक सच है। इसके अलावा कई बार हम सोचते हैं कि जो ये हमारा सामने सच आता है, जो ये सच है, ये इनेविटेबल है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। और ये सिस्टम ऐसी है, ये नेचुरली ही ऐसा है कि पुअर जो है वो पुअर पीपल है और रिच जो रिच है। ये एक जस्टिफाइड सिस्टम हम मान लेते हैं। और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि पुअर पीपल पुअर इसलिए क्योंकि वो अपनी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, अपनी तरफ से उतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं। बट एक साउथ अमेरिकन कहावत है, समझ रहे हो, साउथ अमेरिकन कहावत है कि अगर हार्ड वर्क इतनी ही अच्छी, इतनी ही भली चीज होती तो अमीर जब वो इतने चौकस तो है ही कि वो हार्ड वर्क को अपने पास रखते, मतलब वो सारा हार्ड वर्क करते। बट ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क का जो कमी की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है। क्योंकि जैसे मेहनत मजदूर होते हैं, मेहनत करते हैं खूब सारी, लेकिन फिर भी उनकी सिचुएशन उतनी इम्प्रूव नहीं हो पाती है। सिर्फ मूवीज में होता है ऐसा कि कोई बंदा जो है बहुत ही लोअर लेवल से उठ के हायर लेवल तक जाए। हार्डवर्क तब एक रोल प्ले कर सकता है जब बाकी सारी चीज़ें इक्वल हो, मतलब सोशल टर्म्स में बंदा इक्वल हो कि सारे बंदे, चाहे उनकी कास्ट है, जेंडर है, कुछ भी है, उसके बावजूद वो एक ही लेवल पे कॉम्पीट करें, तब हार्डवर्क मैटर करता है। अदरवाइज हार्डवर्क डज नॉट मैटर एज मच जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज़ हों। सोशल इनइक्वालिटीज़, ये जो टाइटल है सोशल इनइक्वालिटीज़ और एक्सक्लूजन, इसमें सोशल क्या है, इसे हमने सोशल बोला क्यों है? पहली चीज़, इंडिविजुअल के बारे में नहीं होता है, प्रॉपर ग्रुप्स होते हैं जिनके खिलाफ सोशल इनइक्वालिटी होती है या फिर सोशल एक्सक्लूजन होता है, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स की बात नहीं होती है। दूसरी चीज़ है सोशल इसलिए कहा गया है क्योंकि इकोनॉमिक नहीं है। हालांकि एक बहुत ही क्लोज लिंक होती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में कि भाई जो बंदा पैसों के मामले में पीछे रह जाता है वो सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। बट फिर भी सोशल इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक नहीं है, एक सोशल फिनोमिना है ये सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन। तीसरी चीज़ सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड, ये जो सिस्टम होता है ना इनइक्वालिटी का कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ इनइक्वालिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, प्रॉपर उसे एक्सेस नहीं मिल पा रही है चीज़ों के लिए, ये जो चीज़ होती है ये स्ट्रक्चर्ड होती है, जमी धमी सिस्टम है, एकदम पूरा सिस्टमैटिक सिस्टम होता है ये, और हमारी सोसाइटी में जम रखा होता है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है इसका। ये जो है ये कुछ फीचर्स है, 3 फीचर्स है जो सोशल इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन को सोशल बनाते हैं। इसके बाद सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं उनके पास रिसोर्सेज जो है ज़्यादा होते हैं, उनके पास खूब सारे रिसोर्स होते हैं, पैसा है, उनके पास एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, पावर भी है उनके पास, बाकी के पास नहीं है। ये क्या होते हैं? सोशल रिसोर्सेज होते हैं। सोशल रिसोर्सेज को 3 भागों में बांटा गया है, 3 तरह की कैपिटल, 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में बांटा गया है, इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल। इकोनॉमिक की बात करते हैं। इकोनॉमिक जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है पैसे से रिलेटेड होगा, मटीरियल एसेट्स, मटीरियलिस्टिक चीज़ें से रिलेटेड होगा, और इनकम, पैसा, ठीक है, ये है पहली टाइप ऑफ कैपिटल। दूसरी कल्चरल मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किसी बंदे की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बंदे का स्टेटस, ये उसकी कल्चरल धरोहर होती है, कल्चरल एसेट होता है उसका। तीसरा है सोशल मतलब उसके सोशल कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, बंदे की जान पहचान है, उसकी सोशल एसोसिएशन कैसी है, ये जो उसके कॉन्टैक्ट वाली बात होती है सोशल कैपिटल ऑफ सोशल रिसोर्सेज। तो ये 3 तरह के सोशल रिसोर्सेज बता दिए, 3 तरह के कैपिटल में बांट के। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न होता है प्रॉपर, जिसमें कुछ जो चीज़ें होती हैं या फिर कुछ जो लोग होते हैं उनको सोशल रिसोर्सेज की तरफ एक्सेस नहीं होती है। मतलब कुछ लोग हैं जिनको एक्सेस होती है, कुछ लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं होती है। मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सब लोगों को प्रोवाइडेड नहीं होती हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास एजुकेशन भी अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह की कैपिटल होगी,
जैसे कि अगर उनके पास पैसा है तो आगे वो एजुकेशन भी अच्छी एक्वायर करने में समर्थ हैं, उसके बाद उन्हें कल्चरल कैपिटल भी मिल रही है। या फिर कुछ लोग हैं जिनकी सोशल कैपिटल स्ट्रांग है, उनकी जान पहचान काफ़ी है, अच्छे उनके कॉन्टैक्ट हैं, उससे आगे जाके वो कोई जॉब ले पा रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमिक कैपिटल भी अच्छी हो रही है। बट सब लोगों का ऐसा नहीं होता है, सब लोगों को इक्वल एक्सेस नहीं मिल पाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो वो चीज़ होती है सोशल इनइक्वालिटी। इसमें हमें अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज, ये वर्ड याद रखना है। इसके बाद होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल इनइक्वालिटी जो होती है वो जन्मजात होती है, मतलब इंडिविजुअल्स हैं, उनकी एबिलिटीज़ अलग हैं, उनके एफर्ट्स अलग है, उससे रिलेटेड होती है। बट मोस्टली यही होता है कि सोशल इनइक्वालिटी किसी बंदे की नेचुरल या फिर इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, उसके अचीवमेंट पे बेस्ड नहीं होता है, जबकि ये सोशल फिनोमिना बन जाता है सोशल इनइक्वालिटी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड, विच इज़ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में जो स्ट्रेटा वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है लेवल्स। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोगों को कैटेगरीज में बांट दिया, अलग अलग कैटेगरीज में, और इनको रैंक दे दी, मतलब इनकी क्या बना दी, एक हायरार्की बना दी, एक हायरार्की फॉर्म दे दी। तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच पीपल आर कैटेगराइज्ड, और सोसाइटी में सबको क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है, मतलब एक प्रॉपर उनकी हायरार्की बना देते हैं, किसी का ऊपर स्टेटस है, किसी का लोअर स्टेटस है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अगर फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर जो है वो यही है कि ये सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है पूरी सोसाइटी का एक फीचर है, केवल इंडिविजुअल का फंक्शन नहीं है। इसका मतलब समझते हैं, इंडिविजुअल का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि बंदे जो हैं वो अलग अलग है, कैटेगरीज में अलग अलग है, इक्वल नहीं है, ठीक है। और इंडिविजुअल्स जो होंगे, सपोज इंडिविजुअल ABC है, इनके डिफरेंट एबिलिटीज़, एफर्ट्स अपने अपने अलग अलग होंगे, इसके बेस पर ये लोग अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है एक सोसाइटी का सिस्टम होता है, सोसाइटी बेस्ड सिस्टम होता है, सोसाइटी वाइड सिस्टम होता है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, इसमें पूरी सोसाइटी की बात हो रही है, उसमें जो मोटे मोटे डिविजन्स हैं उनकी बात हो रही है। तो सोशल सर्टिफिकेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल्स में आपस में जो डिफरेंस है उसकी वजह से नहीं, पूरी सोसाइटी वाइड एक सिस्टम है। इसके बाद एक छोटी सी बात आती है कि जो बहुत ही पुरानी सोसाइटीज़ होती है, मतलब जहाँ पर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड सोसाइटीज़ होती है, जैसे जहाँ पर हंटिंग गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर प्रोड्यूस ही कम होता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है बहुत ही या तो ना के बराबर होएगी, या फिर होएगी तो बहुत ही बेसिक फॉर्म में होएगी, मतलब इतने डिविजन्स नहीं होंगी, ना इतने शार्प डिविजन्स होंगी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब अलग अलग स्टेटस में अगर सोसाइटी बट भी रही है तो वो बहुत ही बेसिक सा सिस्टम होगा। बट जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती चली जाती है, उसमें 70,000 तरीके के काम आते चले जाते हैं, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, नीड्स के अलावा भी सरप्लस प्रोड्यूस होने लगता है। ऐसे में सोशल रिसोर्सेज जो है कुछ के पास ज़्यादा चले जाते हैं, कुछ के पास नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो तगड़ी हो जाती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फीचर नंबर 2, परसिस्ट ओवर जनरेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होती है कि एक हायरार्की सी क्रिएट हो जाती है, जिसमें कुछ लोग के पास एक्सेस होती है, कुछ लोग के पास एक्सेस नहीं होती है, कुछ लोग का रैंक स्टेटस ऊंचा होता है, कुछ नहीं। ये एक जनरेशन बेस्ड सिस्टम बन जाता है। मतलब जैसे जैसे सोशल रिसोर्सेज हैं, आज जो मेरे पास सोशल रिसोर्सेज, जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ तो अपने आने वाली जनरेशन को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तो वो सोशल रिसोर्सेज पास ऑन हो रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक कैपिटल है तो वो भी पास ऑन हो रहे हैं। तो जैसे जैसे सोशल रिसोर्सेज पास ऑन हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वैसे वैसे स्ट्रेटिफिकेशन का जो सिस्टम है ये भी मजबूत होता चला जा रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है। एक पर्सन जो है उसकी सोशल पोजीशन एस्क्राइब्ड होती है, एस्क्राइब्ड मतलब बर्थ से डिटरमाइन होती है, जिस मतलब जो उसके पेरेंट्स है उसके पास जिस तरह की रैंक है, स्टेटस है, वैसा ही उस बच्चे का हो जाता है। कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम में बर्थ जो है ऑक्यूपेशन पे भी जोर देता है, ऑक्यूपेशन से भी रिलेटेड होता है। मतलब जैसे अगर कोई दलित बंदा है तो उसकी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लेबर की फॉर्म में है, या स्कैवेंजिंग है, या लेदर वर्क है,
तो वो उसी में करेगा, उसे हाई पेइंग वाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिलेंगी, ऐसा सिस्टम बन जाता। तो ये जो एस्क्राइब्ड फीचर है ये हो जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। एक चीज़ और है, कास्ट में क्या होता था, एंडोगेमी का सिस्टम। एंडोगेमी मतलब शादी होगी तो इस कास्ट में, कास्ट 1 है, कास्ट 2 है, तो कास्ट 1 के 2 बंदों में आपस में होगी, कास्ट 2 में होगी। इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो प्रोहिबिटेड है, अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम प्रोहिबिटेड है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अगर कोशिश भी की जाए कि कास्ट के बीच के बैरियर को या कास्ट के बीच के लाइन को ब्लर किया जा सके, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, आपस में शादी करेंगे, फिर आपस में शादी करेंगे तो अपने अंदर अंदर ही रहेंगे ये। उससे क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन वही चीज़ें आगे रिपीट होती रहेंगी। तीसरा फीचर ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, पैटर्न्स ऑफ बिलीफ, आइडियोलॉजी। कोई भी सिस्टम इतना मजबूत नहीं हो सकता है, अगर वो इतनी जनरेशन तक टिक ही नहीं सकता अगर उसे सही ना माना जाए तो। मतलब आइडियोलॉजिकली बिलीफ के मामले में देखा जाए तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को कहीं ना कहीं सही मान के चल रहे हैं, तभी वो इतने सालों से परसिस्ट करता हुआ आ रहा है। जैसे कास्ट सिस्टम है, उसमें प्योरिटी और पोल्यूशन का आइडिया होता है, तो उसको जस्टिफाइड माना जा रहा है, इसीलिए वो सिस्टम चला हुआ आ रहा है कि हाँ ऐसा है कि ब्राह्मण जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है या फिर दलित जो है इन्फीरियर है अपने बर्थ से, अपने ऑक्यूपेशन से। हालांकि हर कोई नहीं सोचता है कि ऐसा सिस्टम जो है वो सही है, बट टिपिकली ऐसा होता है कि जो लोग हायर पोजीशन में होते हैं वो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जो लोअर पोजीशन में होते हैं वो इस चीज़ के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो सोशल सर्टिफिकेशन के 3 फीचर्स हो गए। इसके बाद छोटा सा डिस्कशन ये है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज से रिलेटेड नहीं होती डिस्क्रिमिनेशन हमेशा। मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन एक बंदे की बहुत मैटर करती है, जैसा उसके पास आज जनधन है वो चीज़ बहुत मैटर करती है, बट वो अकेली चीज़ नहीं है। उसके अलावा उसका जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कास्ट, डिसेबिलिटी, ये सब भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदी है, कोई वुमेन है, वो बेशक हाई कास्ट से भी होगी ना, वो चाहे प्रिविलेज बैकग्राउंड की भी होगी, तो भी पब्लिक प्लेसेस में उसके साथ पब्लिक प्लेसेस में भी हैरेसमेंट होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ हर जेंडर। ऐसे ही जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, वो चाहे अगर वो मिनॉरिटी ग्रुप में से हैं तो उनके मिनॉरिटी कल्चर की वजह से दिक्कत हो सकती है उन्हें। तो सिर्फ उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो मैटर नहीं करता, जब वो सोसाइटी का एक हिस्सा है तो उनकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ जो है वो एक साथ वर्क करती है उनकी प्रॉपर कंडीशन लाने में। इसके बाद जो एक डिस्कशन आता है वो है प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप का। प्रेजुडिस, इस शब्द को हम तोड़ देंगे, बन गया प्री जजमेंट, पहले से किसी को जज करना। इसका मतलब ये होता है कि पहले से हमारे दिमाग में जो ओपिनियंस होते हैं किसी को लेके, किसी की तरफ हमारा व्यवहार होता है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप की तरफ। मतलब कि इसका मतलब ये है कि हमें उस चीज़ के बारे में जो चीज़ पता है, जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी है वो वैसी ही है और हम उसे वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। हमारे सामने अगर कोई सबूत आ भी जाएगा तो भी हम आंख मूंद के बैठे रहेंगे। ये होता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस जो है हालांकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव प्रेजुडिस और नेगेटिव प्रेजुडिस। पॉजिटिव की अगर एक बंदा है उसको हायर माना जा रहा है बेस्ड ऑन हिज कास्ट और ग्रुप के बेसिस पे, ऐसा होता है। बट मेनली क्या होता है, प्रेजुडिस का जो ताल्लुकान होता है वो नेगेटिव जो है ज़्यादा जाता है। नेगेटिव प्रेजुडिस जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। प्रेजुडिस पर्सन जो होता है उसकी जो सोच होती है, समझ होती है, वो ऐसी होती है कि जो उसने सुना होता है वो उस पर भरोसा करता है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं देखता। जैसे इसका एग्जांपल है बिल्ली का रास्ता काटना। बिल्ली का रास्ता काटना कि हमें सबूत मिले ना मिले बट हम उसे बिलीव करते हैं बिकॉज ऑफ हियर से, कहा सुनी चीज़ है, कही सुनी चीज़ है, किसी ने कही हमने मान ली। ये होती है प्रेजुडिस, ठीक है, किसी एविडेंस के बिना हम उस चीज़ को मान रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद है प्रेजुडिस जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं स्टीरियोटाइप्स पे। स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या है कि किसी भी एक ग्रुप के फिक्स्ड और इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो चेंज नहीं हो सकते हैं। कि अगर किसी बंदे के बारे में ये धारणा है तो ये धारणा है, ये फिक्स्ड है कि ऐसा ही होता है। हमारे इंडिया जैसी कंट्री में
बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो है वो कॉलोनियल टाइम पे भी क्रिएट हुए। मतलब कुछ जो वो थी कम्युनिटीज़ थी उन्हें मार्शल रेसेस का नाम दिया गया। मार्शल मतलब जो लड़ाकू रेसेस है कि ये तो पहले से, जैसे क्षत्रिय वगैरह होते हैं, राजपूत वगैरह होते हैं, राजपूत किंगडम्स वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ही उन्हें ब्रेव माना था। कुछ जो है उनको कावर्डली यानी कि उन्हें कायर माना गया है। कुछ को भरोसे के लायक नहीं कि इस कास्ट पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ लोग कह देते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और इंडियन फिक्शनल दोनों तरह के फिक्शनल राइटिंग्स में कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरे ग्रुप को ही लेजी बता दिया, पूरे ग्रुप को ही चालाक बता दिया कि ये बंदे बड़े चालू होते हैं, ये बंदे बड़े चालाक होते हैं। जैसे कि बनियों के लिए कहा जाता है बनिए बड़े कंजूस होते हैं। अब हालांकि उसमें सारे बंदे ना होते हों या फिर दूसरी कम्युनिटी के बंदे भी कंजूस होते हों, उस चीज़ को देखने से ही इनकार कर देना कि नहीं ऐसा मान नहीं सकते। मतलब इंटरनल जो वेरिएशन है, एक ग्रुप को नाम दे दिया कि ये कंजूस है तो कंजूस है, उसके अंदर इंटरनल वेरिएशन कितनी है इंडिविजुअल, उसमें कोई है कंजूस कोई नहीं है, वो चीज़ हमने देखने से ही मना कर दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक पूरी कम्युनिटी को हमने एक पर्सन की तरह ट्रीट किया, उसके अंदर जो इंटरनल वेरिएशन है उसे देखने से मना कर दिया। इसके बाद ये है कि प्रिजुडिस की हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक प्रिजुडिस की बात जाती है वो है एटीट्यूड्स और ओपिनियंस। किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर, ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर ओपिनियंस क्या है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है एक्चुअल बिहेवियर, कि उसकी तरफ एक्चुअल बिहेवियर क्या है, उसके साथ बिहेव कैसा किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, कि एक ग्रुप को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जो बाकी सबको मिल रही है। हो सकता है जॉब नहीं मिल रही उसके जेंडर या रिलीजन की वजह से। डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है, बट इसे प्रूव करना जो है इतना आसान नहीं होता है कि इसे हम इजीली प्रूव कर सकें कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कई बार डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे ऐसे ही जस्टिफाई कर देते हैं कोई भी फुद्दू सा रीज़न देके, कि इसलिए, जैसे जॉब का एग्जांपल ले रहे थे हम, तो जॉब इसलिए नहीं मिली क्योंकि उस बंदे में नॉलेज नहीं है, वो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है दे दी जाती है, बट असल में कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी वाला टॉपिक ख़त्म। फिर आते हैं सोशल एक्सक्लूजन पर। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो है एक्सक्लूजन, एक वर्ड होता है एक्सक्लूड, एक वर्ड होता है इंक्लूड। इंक्लूड उसमें है, कोई बंदा है वो किसी काम में है, इसमें नहीं है। एक्सक्लूडेड है, नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सोसाइटी में, वाइडर सोसाइटी में उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दे आर बीइंग कट ऑफ। सोसाइटी में पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करने से उन्हें कट ऑफ कर दिया जा रहा है। ये चीज़ें होती है सोशल एक्सक्लूजन। इसमें एक ग्रुप जो है उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो बाकी सारियों को है। अब कुछ भी हो सकता है, चाहे उसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, बैंकिंग, यहाँ तक कि पुलिस और जुडिशरी, ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है, दैट मीन्स ही इज़ सोशली एक्सक्लूडेड। सोशल एक्सक्लूजन भी क्या है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है कि हो गया, गलती से हो गया, नहीं, सिस्टमैटिक होता है, स्ट्रक्चर है, ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। सोशल एक्सक्लूजन भी सिस्टमैटिक होता है। एक चीज़ जो सोशल एक्सक्लूजन के बारे में जानने वाली है वो ये है कि सोशल एक्सक्लूजन जो है वो इनवॉलेंटरी होता है। वॉलेंटरी होता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। इनवॉलेंटरी होता है जो आपके बस में नहीं है। ऐसा ही होता है कि जिन कम्युनिटीज़ के खिलाफ सोशल एक्सक्लूजन होता है उनके खिलाफ ये चीज़ इनवॉलेंटरी होती है, वो चाहे या ना चाहे उनके साथ तो ऐसा ही होगा। ये वाली चीज़ समझ रहे हो। मतलब इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। चलो इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल है कि अमीर लोग हैं, अमीर लोग हमें फुटपाथ पर सोते हुए नहीं दिखते हैं, फुटपाथ पर सोते हुए नहीं दिखते हैं, वो हमें वो ब्रिजेस के नीचे सोते हुए नहीं दिख रहे हैं जैसे बाकी कई सारे पुअर पीपल दिख जाते हैं, वैसे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो रिच पीपल हैं वो सो नहीं सकते, वहाँ पे पार्क बेंचेस पे नहीं सो सकते, वो ऐसा कर सकते हैं बट वो ऐसा करना चाहते नहीं है। दे डू नॉट चूज टू डू दिस। उनके पास इतनी चॉइस है कि वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, दे चूज नॉट टू डू सो। उनकी मर्जी होती है कि वो ऐसा नहीं करे। बट वहीं पे जो पुअर पीपल है
उनके लिए वो एक मजबूरी बन जाती है, उनके ऊपर एक बंधक बन जाती है कि उन्हें उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो ये क्या है, उनके खिलाफ जो सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है वो उनकी मर्जी को देखते हुए नहीं हो रहा है। अच्छा, इस आर्ग्यूमेंट को हम घुमा भी सकते हैं। इस आर्ग्यूमेंट को हम ऐसे घुमा सकते हैं, इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि जो वो है रिच पीपल है, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि उन्हें नहीं सोना है ज़मीन पे, उन्हें ऐसा नहीं सोना, उनको अपने आराम से बेड पे सोने का है। तो हम ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि पुअर पीपल ने ये डिसाइड किया है कि वो सोएंगे ज़मीन पर। ऐसा काउंटर आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं। बट ये काउंटर आर्ग्यूमेंट कहाँ आके फेल हो जाता है, वहाँ आके जब बात होती है डिज़ायरेबल चीज़ों की। जहाँ पर डिज़ायरेबल चीज़ों की बात होती है वहाँ पर रिच पीपल जो है सबसे आगे है कि हाँ हमें ये मिलना चाहिए, और डिज़ायरेबल चीज़ें जो होती है उन्हें चाह कर भी पुअर जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है या फिर एक्सेस नहीं कर पाता है। और वो ज़मीन पे सोना या फिर पेवमेंट पे सोना जो है कोई भी अनडिज़ायरेबल चीज़, वो अनडिज़ायरेबल चीज़ है, कोई भी डिज़ायरेबल चीज़ क्लियरली नहीं है। ठीक है, एक बार इसको समराइज करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन जो होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, मतलब उनके खिलाफ जो है, जिनके खिलाफ हो रहा है उनसे उनकी मर्जी नहीं पूछ रहे हैं, उनकी मर्जी जान नहीं रहे हैं कि वो ऐसा करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या उन्हें ये सब अच्छा लगता है या नहीं लगता है। इतनी सी बात है। इसके बाद ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इनवॉलेंटरीली उनके खिलाफ ये चीज़ें हो रही है, होती जा रही हैं, होती जा रही है, होती जा रही है। तो ऐसा होता है कि एक बार बंदा होता है ना, थक जाता है। तो सोशल एक्सक्लूजन जो होता है वो इतना डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम होता है कि काफ़ी बार इसको एक्सपीरियंस करते करते बंदा जो है वो लड़ना ही ख़त्म कर देता है। जैसे अपर कास्ट कम्युनिटीज़ है, वो मंदिर में नहीं घुसने देती लोअर कास्ट को। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई दशक बीत गए हैं इसी लड़ाई में, इसी ट्रीटमेंट के साथ, तो दलित क्या करते हैं, अपना खुद का टेम्पर बना लेते हैं या फिर किसी और रिलीजन में चले जाते हैं, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में। तो ऐसा नहीं है कि सोशल एक्सक्लूजन अब प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, सोशल एक्सक्लूजन वहीं का वही है। बट वही है कि सोशल एक्सक्लूजन से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने लिए अलग ही सोल्यूशन निकाल लिया। सोशल एक्सक्लूजन तब भी था, अब भी है, बट उनके पास जो है यही चारा था तो उन्होंने यही चारा निकाला। इसके बाद ये है कि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ की तरह इंडिया में भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन आराम से होता है। और ये भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट ज़रूर हुए होंगे, बट फिर भी प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी प्रेजुडिसेस जो है वो आज तक ऐसे कैसे, इनफैक्ट कुछ नए प्रेजुडिसेस भी ऐड हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेगिस्लेशन काफ़ी नहीं है। मतलब जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो काफ़ी सारी चीज़ें लगाई, जैसे आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, लीगली ये चीज़ प्रोवाइडेड है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट लीगली होना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है पर काफ़ी नहीं है। एक चीज़ और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो सोशल एक्सक्लूजन है किसी के भी खिलाफ, कोई भी कास्ट कम्युनिटी है या विमेन है, मतलब जेंडर बेस्ड इक्वालिटी या फिर रेस बेस्ड इनइक्वालिटी चल रही है, कुछ भी है, ये चीज़ें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती हैं। मतलब ये बहुत ही लंबे समय तक ये चीज़ें आ रही है, तो इन्हें हम एकदम से कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इनके खिलाफ एक कॉन्स्टेंट सोशल कैंपेन चाहिए। चीज़ें विल चेंज, दे विल डू चेंज, बट वही है कि इतनी जल्दी नहीं होगा, सब्र रखना होगा और हमें धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में लगातार कोशिश करते रहना होगा। इसके बाद ये है कि जब एक छोटी सी बात है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने नहीं देखा कि कौन ऊंचा है कौन नीचा, सबको उन्होंने बराबर से ट्रीट किया, सबको उन्होंने बराबर से ट्रीट किया। तो जो अपर कास्ट पीपल थे, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल थे, उन्हें भी उस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा जो उन्होंने कभी वुमेन्स के साथ, कभी किसी ऑप्रेस्ड ग्रुप के साथ, किसी दलित कास्ट के साथ, ट्राइब्स के साथ किया था। तो ये जो ह्यूमिलिएशन उन्होंने फेस किया, बेइज्जती फेस करी कॉलोनियल रूल के टाइम में, और डेमोक्रेसी और जस्टिस के आइडियाज़ से भी ये लोग वाकिफ़ हुए। तो कई सारे इंडियंस ने क्या किया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है चालू किए। इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन आता है ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर। ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर, इनका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सिंपल सा है। ट्रांसजेंडर होता है कि कोई बंदा जो है वो, चाहे वो मेल बॉडी के साथ जन्मा है या फिर वो फीमेल बॉडी के साथ जन्मा, वो ऐसे ही जन्मा था। बट अब मेडिकल साइंस इतनी आगे चली जा रही है कि बंदा जो है, मतलब फिजियोलॉजी की फील्ड में इतनी आगे चली गई है कि अब बॉडी भी एक चॉइस का मैटर हो गया है कि मेल चाहे तो वो फीमेल में कन्वर्ट कर सकता है एंड फीमेल कैन कन्वर्ट टू
मेल, इसका मतलब ये है, इसका ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि कन्वर्जन हो सकता है जेंडर स्टेटस का। जेंडर स्टेटस का मतलब जब आदमी से औरत बनेगा तो उसका स्टेटस भी तो उस हिसाब से चेंज होएगा। तो जेंडर स्टेटस का या फिर बॉडी का अपोजिट जेंडर में हम कर सकते हैं बाय चॉइस, ये होता है ट्रांसजेंडर। थर्ड जेंडर होता है कि ये चीज़ है कि एक बंदा जो है वो ना ही फीमेल है ना ही मेल है, या फिर ये कह सकते हो कि वो फीमेल और मेल दोनों है। ये प्रेजेंट होता है, अपने आप से ही प्रेजेंट होता है ये फिनोमिना। और ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है थर्ड जेंडर की, तो थर्ड जेंडर की बात कर रहे थे हम, तो थर्ड जेंडर की जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि थर्ड जेंडर जो होता है वो अपने आप से पहले से एक फिनोमिना होता है। मतलब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने वाले हम हो सकते हैं, हमारी फैमिली सोसाइटी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये बंदा थर्ड जेंडर का है। और अब जो है थर्ड जेंडर जो है उनको लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है कुछ टाइम से, और लीगल रिकॉग्निशन के बाद वो चाहे तो अब कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शंस में लड़ सकते हैं। इनफैक्ट अब हर फील्ड में जो है थर्ड जेंडर जो है आगे जाने लगे हैं। मतलब पुलिस ऑफिसर भी हैं एक, और जज भी हैं, तो हर फील्ड में थर्ड जेंडर जो है, जो कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक ग्रुप हो जाता है, वो भी अब आगे निकल रहा है। थैंक यू।